हेलो स्टूडेंट्स ऑफ MBA सेकंड सेमेस्टर। हम लोगों ने कल यूनिट सेकंड स्टार्ट किया था अर्लियर वीडियो में, और हम लोगों ने देखा था रिसर्च डिज़ाइन क्या है और उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया। डिफरेंट राइटर्स के द्वारा रिसर्च डिज़ाइन को कैसे डिफ़ाइन किया गया और क्यों रिसर्च डिज़ाइन की बात हुई रिसर्च में, इसको हम लोगों ने डिटेल में देखा था। अब नीड इसकी क्या है, ज़रूरत क्या है, अगर लिखना हो और समझना हो तो नीड ऑफ रिसर्च डिज़ाइन ये क्यों इसकी ज़रूरत है। तो PV यंग रिसर्च डिज़ाइन शुड बी एबल टू प्रोवाइड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि रिसर्च डिज़ाइन बहुत सारे सवालों के जवाब रिसर्चर को देता है, यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट है रिसर्च डिज़ाइन जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करता है जो रिसर्चर होते हैं उनके लिए, कि ये ईजिली इन रिसर्च को अपने कंडक्ट कर सकें। और ईच एंड एवरी स्टेप्स शुड बी मूव स्मूथली। ओके, तो कौन कौन से सवाल हैं, किस किस तरह के सवाल के जवाब ये रिसर्च डिज़ाइन देता है, ये हम लोग देख रहे हैं इस लेक्चर वीडियो में। कि व्हाट इज़ द स्टडी अबाउट एंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा रिक्वायर्ड। जो स्टडी है, जो रिसर्च हम कर रहे हैं, वो किसके बारे में है और किस किस तरह का डेटा यहाँ पे रिक्वायर्ड है उस रिसर्च के लिए। तो सबसे पहला और ज़रूरी सवाल कि व्हाट इज़ द स्टडी अबाउट एंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा रिक्वायर्ड विल बी आंसर्ड बाय रिसर्च डिज़ाइन ओनली। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द स्टडी एंड व्हाट इज़ इट्स स्कोप। जो स्टडी हम कर रहे हैं, जो रिसर्च हम कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम लेकर के हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए रिसर्च कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, पर्पज़ क्या है और इसका स्कोप क्या है। इस रिसर्च को हम करें तो इसका स्कोप क्या है, इन द सेंस कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर पाएंगे अपने अगर ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च कर रहे हैं तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कहाँ पे यूज कर पाएंगे, अगर सोशल रिसर्च कर रहे हैं तो सोसाइटी में कहाँ कहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो व्हाट इज़ इट्स स्कोप, ये सारे स्कोप की भी बात कर रहे हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द नीडेड डेटा। जो भी डेटा हमें ज़रूरत है जो रिसर्च के बारे में, उसका सोर्स क्या होगा, मतलब कि डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा या कहाँ से लिया जाएगा। अगर प्राइमरी डेटा है तो सोर्सेस कौन कौन होंगे जहाँ से जा कर के हमको डेटा कलेक्ट करना है, और अगर सेकेंडरी डेटा है तो फिर सोर्सेस कौन कौन से हैं जहाँ से डेटा हमको लेकर के यूज़ करना है। ओके, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है और सेकेंडरी डेटा क्या किया जाता है, ओनली यूज किया जाता है, वो अवेलेबल डेटा होता है, लेकिन किस सोर्स पे है वो हमें यहाँ ये बताएगा। व्हाट शुड बी द प्लेस और एरिया ऑफ स्टडी। जो स्टडी हो रही है, जो रिसर्च हो रहा है, उसका प्लेस क्या है, एरिया क्या है, कहाँ के लिए है, किस जगह के लिए है। क्योंकि जब रिसर्च भी ज्योग्राफिकली होता है, जैसे कि हिल्स स्टेशन में अगर कोई हिल एरियाज़ में या कोई बहुत ज़्यादा डेजर्ट एरिया में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है, तो ज़रूरी नहीं कि जो प्लेन एरिया है वहाँ की प्रॉब्लम और वहाँ की प्रॉब्लम सेम तरीके से सॉल्व हो पाए। इसलिए रिसर्च का एरिया का भी मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर। व्हाट टाइम अप्रॉक्सीमेटली इज़ रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी, कि उस स्टडी के लिए अगर सपोज करिए कि कोई डेली लाइफ की प्रॉब्लम है, या सपोज करिए कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो सडन अराइज हो गया, या हम अगर बेसिक रिसर्च ही कर रहे हैं तो उसको कितने दिन में हम उसको कंप्लीट करेंगे, कब हमको उसका सोल्यूशन चाहिए, कब नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होगा कि किस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली जो टाइम रिक्वायरमेंट फॉर द स्टडी है वो क्या होगा, कितने समय में हम उस रिसर्च को कंप्लीट करेंगे। जैसे आप लोग सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को 6 से 8 हफ्ते का एक समर इंटर्नशिप होता है, तो वहाँ पे टाइम क्या है, डिसाइड है, यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि एटलीस्ट 6 वीक एंड मैक्सिमम 8 वीक आपको इंटर्नशिप करना है। और वो आपको जो भी कंपनी से आप इंटर्नशिप करते हैं वो सर्टिफिकेट में वो टाइम मेंशन होता है कि हाँ आपने इस स्टेट से स्टेट तक आपने सर्विस इंटर्नशिप किया। व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ मटेरियल या नंबर ऑफ केसेस फॉर द स्टडी। स्टडी के लिए हमको क्या मटेरियल चाहिए, कितना चाहिए, कितने केसेस स्टडी करने हैं, कितने केसेस नहीं करने हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर उसमें मेंशन होगा।
व्हाट टाइप ऑफ सैम्पलिंग शुड बी यूज। सैम्पलिंग क्या होता है कि जैसे हम लोग यूनिवर्सल या पूरे यूनिवर्स को तो हम मीट नहीं कर पाएंगे या उनको विजिट नहीं कर पाएंगे किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्व के लिए या डेटा कलेक्शन के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम सैम्पल बेस्ड स्टडी करते हैं। यानी कि हम एक छोटा उस यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट या हिस्सा ले लेते हैं जहाँ पे हम अपने रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, जो कि ईजिली हमारे लिए कन्वेंसिबल होता है और जहाँ तक हमारी पहुँच हमारे समय के अंदर जो गिवन टाइम है उस टाइम पीरियड के अंदर हम वहाँ से डेटा को कलेक्ट कर पाएँ तो हम उतना ही उसको लेते हैं। तो वो जो सब पार्ट ऑफ द यूनिवर्स होता है उसी को हम कहते हैं सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग क्या होगी, किस तरह की सैम्पलिंग यूज होगी, सैम्पलिंग का भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। काइंड ऑफ सैम्पलिंग में, टाइप ऑफ सैम्पलिंग में, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसमें बहुत तरह के सैम्पलिंग को डिफ़ाइन किया गया है कि कैसे कैसे हम सैम्पलिंग को हम लेते हैं, कैसे इसको स्टडी करते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ सैम्पलिंग शुड बी यूज्ड, इसका भी जवाब यही मिलेगा। व्हाट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन वुड बी अप्रोप्रिएट, जो डेटा कलेक्शन का मेथड होगा वो क्वेश्चनेयर से होगा, इंटरव्यू से होगा, स्केड्यूल से होगा या ऑब्जर्वेशन से होगा, ठीक है, या मेल्ड क्वेश्चनेयर से होगा, ठीक है। ये किस तरह से ये मेथड जो होगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, किस तरह का मेथड उस हमको यहाँ पे वो भी मेंशन होगा। क्लियर। हाउ विल द डेटा बी एनालाइज्ड, डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे, कैसे होगा डेटा एनालिसिस, वो भी हम पूरा प्रोसीजर यहाँ पे मेंशन करेंगे। कौन सा टूल्स टेक्निक्स, अगर स्टैटिस्टिक्स का हम हाइपोथेसिस टेस्ट लगाएंगे कि रिग्रेशन को रिलेशन लगाएंगे, या जो पढ़ा आपने मीन मीडियन मोड, क्या हमारा यहाँ पे यूज होगा, हम वो सारा टूल्स और टेक्निक्स यहाँ पे हम लगाएंगे। ओके। व्हाट वुड बी द मेथडोलॉजी ऑफ स्टडी, स्टडी की मेथडोलॉजी क्या होगी। मेथडोलॉजी मीन्स की रिसर्च मेथडोलॉजी, सैम्पल एरिया क्या होगा, सैम्पल साइज क्या होगा, ये सारी चीज़ें, जो रिसर्च होगा वो किस तरह का होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, एक्सप्लोरेटरी होगा, ये सारी चीज़ें। मेथडोलॉजी, कौन से मेथड यूज होगा डेटा कलेक्शन से ले करके और डेटा एनालिसिस में, ये सारी चीज़ें इसमें रिसर्च मेथडोलॉजी में मेंशन होगा। व्हाट शुड बी द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द स्टडी, जो स्टडी होगा उसका नेचर कैसा होगा, सिंपल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, या सेंसिटिव होगा या लेस सेंसिटिव होगा, ठीक है। हमारा इस तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का टॉपिक है हमारा, तो उससे रिलेटेड। तो अब ये सारे सवाल के जवाब जब रिसर्च डिज़ाइन में रहेंगे, मतलब कि देयर इज़ नथिंग वुड बी लेफ्ट विच जनरेट एनी प्रॉब्लम इन द फ्यूचर ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ योर रिसर्च। मतलब उसके जितने भी स्टेप्स हैं उससे रिलेटेड जो भी सवाल जवाब हैं वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे, और मेंशन होने के साथ कोई भी ऐसा जो सवाल नहीं बचेगा जिसका आंसर यहाँ पे ना हो, जो कि आगे आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करे या प्रॉब्लम जनरेट करे, ठीक है। तो ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब रिसर्च डिज़ाइन में मिलेंगे, और इन सारे सवालों के जवाब एक एक स्टेप पे रिक्वायर्ड है, जिससे कि हमारा रिसर्च स्मूथली कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ेगा। गुड रिसर्च डिज़ाइन की बात आ रही है, तो यहाँ पे हम अच्छा एक गुड रिसर्च डिज़ाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या क्या होंगे उसको हम लोग देखें। तो जो गुड रिसर्च डिज़ाइन होगा वो 4 चीज़ें हैं जो कि उसके अंदर होनी चाहिए। रिसर्च डिज़ाइन ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और जनरलाइजेबिलिटी, ठीक है, जनरलाइजेशन होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि एक ऑब्जेक्टिव को लिए हुए हो, विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव ना हो। जैसे रिसर्च डिज़ाइन हमारा किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु हो, तो हम कहेंगे कि हाँ, दिस रिसर्च डिज़ाइन इज़ ऑब्जेक्टिव। रिलायबल को क्या कहते हैं, जैसे विश्वसनीय, जैसे रिलायबिलिटी हो, मतलब कि कोई चीज़ ऐसी ना हो जो विश्वास करने योग्य ना हो। जैसे हमने उसमें अगर मान लीजिए लिख दिया कि आई हैव टू काउंट द स्टार्स इन द स्काई, तो ये एक रिलायबल स्टेटमेंट नहीं है कि हम स्काई में स्टार को काउंट करेंगे, ठीक है, या आई विल प्लक द मून एंड स्टार्स फ्रॉम द स्काई। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल
इररिलेवेंट होंगी, रिलायबल होंगी। तो रिलायबल चीज़ें हमारे रिसर्च डिज़ाइन में होनी चाहिए। ओके। वैलिडिटी, वैलिड, जैसे बात हुआ था ना कि टाइम, अप्रॉक्सीमेट टाइम ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च की जो वैलिडेशन होगा डेटा का, वो अगर सपोज करिए आज हम रिसर्च कर रहे हैं तो आज के टाइम का ही जो डेटा होगा, जो नेचर होगा हमारे सोर्सेज का, उसको हम स्टडी करेंगे, तभी हम आज के टाइम के हिसाब से कंक्लूज़न या जो प्रॉब्लम हम लेकर के चले हैं उससे रिलेटेड सॉल्यूशन दे पाएंगे। हम पता चला हम रिसर्च आज कर रहे हैं और डेटा हमने 10 साल पहले का कहीं से कोई और किया रहा हो, हम उसको उठा के लगा दिया, तो वो हमारा बिल्कुल रिसर्च हमारा किसी भी तरह से रिलेवेंट नहीं रह जाएगा, किसी भी तरह से वो वैलिडेशन उसका नहीं रहेगा और वो हमारे लिए बिल्कुल बोगस हो जाएगा। क्लियर? तो रिसर्च डिज़ाइन का जो गुड रिसर्च डिज़ाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी हो, रिलायबिलिटी हो और वैलिडिटी हो। जनरलाइजेबिलिटी, जनरलाइजेशन मीन्स कि जैसे कोई चीज़ स्पेसिफिक इतना ना हो कि हाँ किसी पर्टिकुलर एक ही चीज़ की बात करें। तो जब जैसे जनरलाइजेशन हो, जैसे वो चीज़ें एक जगह से के अलावा कई जगह पे भी वो लागू हो रहा हो। जैसे जो भी हम रिसर्च डिज़ाइन हमने बनाया, वो ऐसा नहीं कि वो खाली हमारे लिए या हमने अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से हमने कुछ भी गलत सलत बना लिया, नहीं। वो ऐसे जनरलाइजेशन उसका होना चाहिए कि जैसे हमने अगर बनाया तो सेम काइंड ऑफ सिचुएशन में या किसी तरह का रिसर्च अगर कोई और कर रहा है तो भी हमारे रिसर्च डिज़ाइन से उसको भी हेल्प मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जनरल फॉर्म का होना चाहिए, मतलब कि मोर देन वन प्लेसेस या मोर देन वन पीपल कैन यूज़ दैट रिसर्च डिज़ाइन। तो हम कहेंगे कि ये जनरलाइजेशन है। या हम ये कहें कि मोर देन वन की बात ही ना करें, हम ये कहें कि ये यूनिवर्सल यूज होना चाहिए उसका। जैसे जो रिसर्च डिज़ाइन हम बना रहे हैं, तो अगर कोई और भी उस पर काम करे तो उसी रिसर्च डिज़ाइन पे वो भी अपना रिसर्च कर ले, अपना डेटा कलेक्शन कर ले, उस पर अपना जो कंक्लूज़न है या फाइंडिंग्स है वो उसको उसी रिसर्च डिज़ाइन के बेसिस पे दे पाए, तो हम कहेंगे कि एक जनरलाइजेबिलिटी है हमारे रिसर्च डिज़ाइन में। तो जनरलाइजेशन, वैलिडेशन, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये 4 चीज़ें मुख्य रूप से रिसर्च डिज़ाइन में होना चाहिए, जिससे कि हमारा रिसर्च डिज़ाइन क्या होगा, एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन होगा और हमारे रिसर्च के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट पॉसिबल रिज़ल्ट की तरफ हमको ले जाएगा। क्लियर? अब रिसर्च डिज़ाइन में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, क्या रिसर्च डिज़ाइन के एलिमेंट्स क्या क्या हमको ध्यान में रखना होगा। तो जैसे सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ये भी एक इसका एलिमेंट है कि रिसर्च प्रॉब्लम का सिलेक्शन हमारा होगा, रिसर्च प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन होगा। सिलेक्शन ऑफ यूनिट ऑफ एनालिसिस, हमको किस यूनिट में एनालिसिस करनी है उसका भी सिलेक्शन हम रिसर्च डिज़ाइन में होगा, उसका एलिमेंट होगा। चॉइस ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल हमारा किस तरह से है, उसका नेचर क्या है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल वेरिएबल है, ये सारी चीज़ें भी उसमें होंगी इसके एलिमेंट्स में। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, हम कह सकते हैं कि वेरिएबल्स के बीच में किस तरह से रिलेशनशिप है, जैसे कोरिलेशन किस तरह का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसकी भी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप की बात भी रिसर्च डिज़ाइन के एलिमेंट में होगा। नेचर ऑफ कॉजल रिलेशनशिप, कॉजल मीन्स कि जैसे कॉज एंड इफ़ेक्ट, कि अगर एक वेरिएबल ने कुछ चेंजेस दिखाया तो दूसरे वेरिएबल पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये भी रिसर्च डिज़ाइन में मेंशन होगा कि कॉजल रिलेशनशिप किस तरह का है, कि वो प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, या बहुत ज़्यादा पड़ रहा है या बहुत कम प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह से हम इसके कॉजल रिलेशनशिप को भी एलिमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन में रखेंगे। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट रिसर्च डिज़ाइन का लेकर के चल रहे हैं उसका ऑपरेशनलाइजेशन इन द सेंस कि हम कह सकते हैं कि जो भी वर्किंग प्रोसीजर्स वी आर यूजिंग टू कंडक्ट द रिसर्च, तो उसमें उसका क्या रोल है,
ये भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होंगी। और फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस को हम लोगों ने जैसे लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हाइपोथेसिस क्या है। तो हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव एजम्पशंस होता है, स्टैटिस्टिकल एजम्पशन होता है, जिसको हम लोग कुछ समय के लिए जैसे सही मान लेते हैं और सही मान के हम उस पर वर्क करते हैं। और फिर हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद जो भी टेस्ट और टूल्स टेक्निक्स हमको दी हुई हैं, जो हम मेंशन करेंगे इसमें रिसर्च डिज़ाइन में, तो उसका फार्मूलेशन जो होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हाइपोथेसिस फार्मूलेशन से ही हम रिसर्च के प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, फिर उसी आधार पे हम उसको रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, उसी आधार पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर बाद में हमें ये पता चलता है कि जो फार्मूलेशन था हाइपोथेसिस का वो सही है कि गलत है, तो फिर वहाँ से हम एक कंक्लूज़न पे पहुँचते हैं। तो ये हमारा एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन हो गया और आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च डिज़ाइन। तो ये आप लोग स्टडी करेंगे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, और जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसको आप लोग सॉल्व करके अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।